हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं फिलहाल 12th क्लास की फिजिक्स को। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड के, यानी 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड के सभी सूत्रों को आज हम जानने वाले हैं। सूत्रों की सीरीज में चैप्टर नंबर फर्स्ट के हमारे सभी सूत्र कंप्लीट हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड के सभी सूत्रों को जानने वाले हैं कि किस भौतिक राशि से संबंधित कौन सा सूत्र लगने वाला है, जिससे कि अपने न्यूमेरिकल जो है वो आसान हो सके। देखते हैं आज की क्लास का टॉपिक नंबर फर्स्ट, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। नोटबुक आप डाल लीजिए अलग से एक छोटी वाली, जिसमें आप सभी सूत्रों को नोट कर सकते हैं। पहला हमारे पास में टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये हमारे पास में आज का पहला टॉपिक रहने वाला है। इसका जो पॉइंट है उसके अनुसार ये है कि अगर किसी आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं बाह्य बल के द्वारा, तो जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस आवेश की कहलाती है। तो हमारे पास इसका जो सूत्र है वो कंप्लीट होता है माइनस क्यू नोट, जहां क्यू नोट जो है वो परीक्षण आवेश है, अनंत से हम लेकर आ रहे हैं बिंदु आर तक, और यहां पर आ जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी आर वेक्टर। ये हमारे पास में है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र किसी एक बिंदु आवेश के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इससे आगे, और वो हमारे पास में है कि जिस आवेश को अगर हम लेकर आ रहे हैं अनंत से, अगर उसका मान एकांक हो, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को हम अनंत से लेकर आए, तो लाने में अब जो कार्य करना पड़ेगा वो वैद्युत विभव कहलाएगा। यानी नेक्स्ट सूत्र हमारे पास में है वैद्युत विभव। नोट कीजिए फॉर्मूला नंबर 2, वैद्युत विभव किसी एकांक धन आवेश को अनंत से बाह्य बल के द्वारा वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो हमारे पास मान लीजिए कि हम अनंत से बिंदु बी तक किसी आवेश को लेकर आते हैं, तो लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य वैद्युत विभव कहलाएगा। आवेश की जो मात्रा है 1 कूलाम बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम यहां पर क्यू नोट यानी एक परीक्षण आवेश का उपयोग करते हैं। कार्य के रूप में यह सूत्र बन जाता है W एक्सटर्नल बटा क्यू नोट, यानी बाह्य कार्य, कहने का मतलब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, और टेस्ट चार्ज। वैद्युत क्षेत्र के रूप में अगर हम इसको जाने तो बी बिंदु पर हमारे पास हम उस एकांक धनावेश को लेकर आते हैं अनंत से बिंदु बी तक, और वैद्युत क्षेत्र के रूप में फॉर्मूला हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और साइन आ जाएगा माइनस का। ये हमारे पास में वैद्युत विभव का फॉर्मूला है। अगर इसका मात्रक बनाना चाहें तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, बटा में आ गया कूलाम, जो डायरेक्ट बराबर होता है वोल्ट के। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया V बराबर W बटा क्यू नोट, यानी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, और बटा में आ जाएगा परीक्षण आवेश। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है वैद्युत विभवांतर। इसका मतलब यह है कि हम जिस एकांक धनावेश यानी परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं, अगर वो अनंत से नहीं बल्कि वैद्युत क्षेत्र के ही एक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं बाह्य बल के द्वारा, तो अब जितना कार्य करना पड़ेगा वो विभवांतर कहलाएगा। सीधा सा अर्थ हो गया वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के विभव का अंतर। तो पॉइंट नंबर 3 यानी सूत्र नंबर 3 आप डाल लीजिए, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर यानी हमारे पास विभव में अंतर है, जिसे मैं डेल्टा V से दर्शा देता हूं। मान लीजिए कि एकांक धन आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक हम लेकर जाते हैं, जो कि वैद्युत क्षेत्र में ही है। हमारे पास एकांक कूलाम, जो कि टेस्ट चार्ज हम मान सकते हैं। सूत्र हमारे पास में होगा B बिंदु पर विभव माइनस A बिंदु पर विभव बराबर हो जाएगा W E एक्सटर्नल बटा क्यू नोट, और यहां पर ये जो फॉर्मूला है वो ये भी बनने वाला है। हमारे पास में आ जाएगा वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस समाकलन, बिंदु ए से हम चल रहे हैं बिंदु बी तक बढ़ रहे हैं, तो ई वेक्टर डॉट
dr वेक्टर, ये हमारे पास में विभवांतर का फॉर्मूला समाकलन यानी वैद्युत क्षेत्र के रूप में, और इससे ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो कार्य के रूप में। नोट कीजिए फॉर्मूला 1, 2 और 3। फिर बढ़ते हैं इसके आगे, और नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास में ये है कि अगर कोई एक बिंदु आवेश हमारे पास में अवेलेबल है, कोई एक बिंदु आवेश है, तो उस बिंदु आवेश की वजह से उससे r दूरी पर, यानी मान लीजिए हमारे पास ये कोई बिंदु है जिस पर आवेश q है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु हमने मान लिया p, तो इस q का इस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा वो हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम यहां पर देखने वाले हैं, और फॉर्मूला है हमारे पास v बराबर k q बटा r, जहां k बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r, जहां q वह खुद आवेश है जिसका विभव हम ज्ञात कर रहे हैं, r आवेश से बिंदु की दूरी है जिस बिंदु पर विभव हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो पॉइंट हमारे पास में हो गया बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है। जैसे जैसे दूरी उस आवेश से बढ़ेगी वैसे वैसे विभव के मान में कमी होती है, यानी अगर हम v और r में ग्राफ बनाए तो ये हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त होने वाला है। अगर इस विभव का मान हम माध्यम में ज्ञात करें, यानी यहां पर आवेश के साथ कोई मीडियम भी हो, निर्वात नहीं हो, तब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। v की जगह हम यूज करेंगे vm, यहां पर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात के लिए। माध्यम की जब बात करेंगे नोट हटा देंगे और हमारे पास q बटा r। नेक्स्ट हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हम लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, जहां एप्सिलॉन r का मतलब है प्रावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे कि बुक में k से भी दर्शाया गया है, आप एप्सिलॉन r से भी दर्शा सकते हैं q बटा r। इसी फॉर्मूले को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/एप्सिलॉन r को अलग कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमारे पास ब्रैकेट में जो फॉर्मूला है वो आपके ऊपर वाला ही है, यानी निर्वात में जो विभव है वो यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो Vm बराबर हो जाएगा V बटा एप्सिलॉन r। ये हमारे पास में आ जाता है माध्यम में वैद्युत विभव का सूत्र। और चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी माध्यम के लिए एप्सिलॉन r का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, यानी निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है, बाकी सभी मीडियम के लिए इसका मान 1 से ज्यादा होता है। तो यहां पर जब मान 1 से बड़ा होगा तो इसलिए मीडियम में जो विभव आएगा वो निर्वात वाले विभव से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बड़े मान का जब हम इसमें भाग देंगे तो आंसर क्या होगा, कम प्राप्त होने वाला है। यहां पर हमारे पास वैद्युत विभवांतर का जो फॉर्मूला है उसको मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं। तो ये हमारे पास में हो गया, ए बिंदु से हम लेकर आ रहे हैं, बी बिंदु पर हम पहुंच रहे हैं, माइनस का साइन आएगा, ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। आप इसको यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं, हो सकता है कि नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप इसको यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारे पास में किसी एक बिंदु आवेश की वजह से उससे r दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर हम विभव का मान ज्ञात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास आवेशों का एक पूरा निकाय हो, अनेक आवेश उसमें मौजूद हो, तो फिर किसी एक बिंदु पर नेट विभव का मान कितना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पर कर सकते हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। तो फॉर्मूला नंबर 5 हमारे पास में है आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला होने वाला है। तो V बराबर हमारे पास में है, सूत्र देखिए आप यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। Q और R जो है वो दोनों आपके बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास Q1 आवेश से जो बिंदु है वो R1 दूरी पर है, दूसरे आवेश से दूसरी दूरी, तीसरे आवेश से तीसरी दूरी। तो अलग अलग आवेशों की वजह से अलग अलग विभव वहां पर प्राप्त होने वाले हैं। सभी विभवों का हम बीजगणितीय योग कर देंगे तो फाइनल हमें उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण नेट विभव प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिग्मा का उपयोग कर लेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है Q, तो हमारे पास लगा देंगे I, जो चेंज हो रहा है वहां पर R के साथ भी लगा देंगे I। हमने थ्योरेटिकल पार्ट में जाना था, I का मान जो है 1 से प्रारंभ हो सकता है और n तक ये पहुंच सकता है। तो ये हमारे पास वो सूत्र है जो आवेशों के निकाय के कारण नेट विभव प्राप्त करने के काम में आएगा।
जितने भी आवेश हैं आप वहां पर नंबर डाल दीजिए, आई की जगह 1 2 3 जो भी है वो लगा दीजिए, और यहां पर सिग्मा की जगह इसका मतलब है प्लस का साइन लगा के जोड़ दीजिए, तो नेट विभव हमें प्राप्त हो जाएगा इस सूत्र की सहायता से। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बढ़ते हैं आगे की ओर, और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है फॉर्मूला नंबर 6 कि आवेशों के निकाय के कारण जो विभव हम ज्ञात करते हैं उसका मतलब है किसी एक आवेश की वजह से विभव ज्ञात करते हैं, फिर दूसरे आवेश की वजह से विभव ज्ञात करते हैं, तीसरे आवेश की वजह से विभव ज्ञात करते हैं, सभी विभवों का हम टोटल कर लेते हैं, फाइनल आंसर हमें मिल जाता है। अब अगर हमारे पास आवेशों के निकाय में सिर्फ दो आवेश हैं, मान उनके बराबर हैं, प्रकृति विपरीत है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल हो, तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से r दूरी पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो वहां पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। तो नेक्स्ट सूत्र हमारे पास में है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी एक निकाय हमारे पास में है जिसमें दो आवेश हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ये हम ज्ञात करने वाले हैं नेक्स्ट में। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास में है के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, जहां P जो है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है दो समान परिमाण के आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला हम चैप्टर नंबर 1 में ज्ञात कर चुके हैं। दो कंडीशन यहां पर बन जाती है कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो, थीटा का मान 0 डिग्री हो, कहने का मतलब यह है कि पॉइंट हमारे पास ऐसे है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास में अवेलेबल है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहां पर माइनस का Q है, यहां प्लस का Q है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2a है, इसके सेंटर से वो जो बिंदु P था वो यहां पर है दूरी r पर, इसके साथ कोण बना रहा है ये थीटा। P वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में होती है। अगर थीटा का मान 0 हो तो इसका मतलब ये जो बिंदु है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की अक्ष पर होगा, यानी थीटा बराबर 0 होने का मतलब है कि ये जो बिंदु P है वो इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर है जहां पर हम विभव ज्ञात करेंगे। तो थीटा बराबर 0 होने का मतलब है कि हम ये जो विभव ज्ञात करना चाहते हैं वो कहां पर ज्ञात करना चाहते हैं, अक्ष पर। तो फॉर्मूला इसका जो हो जाएगा V बराबर थीटा की जगह हम यहां पर 0 डिग्री रख देंगे, तो कोस 0 डिग्री जब हम करेंगे तो कोस 0 का मान होता है 1, तो V बराबर यानी V अक्ष के ऊपर जो मान आएगा वो हमें मिल जाएगा के पी बटा आर स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम मान होगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर अगर हम बिंदु लेते हैं और सेंटर से r दूरी पर वो बिंदु मानते हैं तो उसकी अक्ष पर जो विभव आएगा वो सबसे ज्यादा प्राप्त होगा अपेक्षा किसी और जगह रखने पर, यानी और कहीं पर अगर हम बिंदु लेते हैं वही बराबर r दूरी पर तो सबसे ज्यादा विभव जो है उसकी अक्ष पर आएगा। सेकंड पॉइंट हम यहां पर लेते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, कहने का मतलब ये जो P वेक्टर वाली जो डायरेक्शन थी यानी बिंदु की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होती, इलेक्ट्रिक डायपोल की ये जो आपके पास R वेक्टर की डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पर हो तो वह हमारे पास में बन जाएगा इसकी निरक्ष। तो हम यहां पर लिख देते हैं निरक्ष पर विभव का फॉर्मूला क्या होगा, तो थीटा की जगह हम यहां पर 90 रखेंगे और कोस 90 का जो मान है वो 0 होता है। इसका मतलब निरक्ष पर जो विभव हमें मिलने वाला है इस इलेक्ट्रिक डायपोल के वो 0 होगा, यानी शून्य प्राप्त होगा। ये पॉइंट कुछ ऐसा बन रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का पॉइंट जो था वो हमारे चैप्टर नंबर 1 में भी था, जहां हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना चाहते थे। तो अगर आपको यह फॉर्मूला याद हो, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जाने तो फॉर्मूला हमें मिला था, याद कीजिए, ई अक्ष बराबर 2 kp बटा आर क्यूब, और निरक्ष पर जो फॉर्मूला था उतने ही दूरी पर वो अक्ष से आधा हो जाता है kp बटा आर क्यूब। कहने का मतलब ये है कि अगर हम निरक्ष पर इलेक्ट्रिक डायपोल की निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विभव प्राप्त नहीं होता है। तो विभव रियल में है क्या कि किसी वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अगर हम बाह्य बल द्वारा कार्य करते हैं तो वह विभव कहलाता है एकांक धनावेश को लाने में।
यहां पर पॉइंट ये हो रहा है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल की निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर विभव नहीं है। तो एक कंडीशन हमारी कुछ अलग बन जाती है कि वह कौन सा बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र तो होता है लेकिन वैद्युत विभव नहीं होता है। तो वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल की निरक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा लेकिन वैद्युत विभव नहीं होगा। फिलहाल आप यहां पर सूत्र नंबर 6 तक कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का पॉइंट, यानी आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जो हमारा पहला टॉपिक था किसी एक आवेश की ऊर्जा का, अब हम देखेंगे आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सूत्र नंबर 7 अब हमारे पास में है आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और कंडीशन हमारे पास में है कि जब बाहर का वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र शून्य है, उस स्थिति में आवेशों के निकाय की हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो पहला हमारे पास में इसमें हम ज्ञात करेंगे कि अगर दो आवेशों का निकाय हो, तो हमारे पास में पॉइंट है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसका मतलब यह है कि हम आवेश को अनंत से लेकर आए, बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो वो उस आवेश की ऊर्जा, फिर हम दूसरे आवेश को लेकर आए हैं, फिर वहां पर कार्य करना पड़ेगा, वो उसकी ऊर्जा। तो दोनों को लाने में नेट कितनी ऊर्जा प्राप्त हमें होने वाली है, तो हमारे पास तो दोनों आवेशों को लाकर हम एक निकाय का निर्माण करें तो टोटल कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वही उसकी ऊर्जा होगी। कहने का मतलब हमारे पास एक आवेश ये है Q1 जो अनंत से लेकर हम आए हैं बिंदु A तक, फिर हम किसी दूसरे आवेश को लेकर आए हैं, वो हमारे पास आवेश Q2 है और वो बिंदु B पर है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है। तो अब ये जो निकाय यहां पर बना है, इस निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा है, वो इसकी ऊर्जा होगी। तो हमारे पास इसका जो फाइनल सूत्र प्राप्त होने वाला है वो सूत्र है U बराबर K Q1 Q2 बटा R। ये वो सूत्र है जब इस निकाय का निर्माण किया गया है, तो उस समय किया गया कार्य जो है वो इस ऊर्जा के बराबर होगा। यहां पर कंडीशन ये है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, यानी दोनों आवेशों का गुणनफल अगर शून्य से बड़ा है, यानी दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तब वहां पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होता है। तो पॉइंट यही है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, यानी दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो उस स्थिति में U जो है वो आपकी पॉजिटिव होने वाली है। और यदि Q1 Q2 लेस देन 0 है, यानी दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, तब U जो है वो नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। ये हमारे पास दो बिंदु आवेशों के कारण ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। सेकंड पॉइंट हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि अगर तीन आवेशों का निकाय हो, तीन आवेशों, नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं, तीन बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब यह है कि पहले वैद्युत क्षेत्र तो है ही नहीं, यानी प्रारंभ में जिस आवेश को लेकर आएंगे कोई कार्य नहीं होगा। मान लीजिए वो आवेश हमारे पास में है Q1 जिसे कि बिंदु A पर लाकर रखे हैं, फिर दूसरे आवेश Q2 को लेकर आए हैं, वो आवेश Q2 है, वो बिंदु B पर लाकर हम रखे हैं, तो Q2 को लाने में कार्य करना पड़ेगा। इस समय कार्य जो है वो ये वाला बन जाएगा। फिर तीसरे आवेश Q3 को लेकर आते हैं, वो हमारे पास बिंदु C पर है, तो Q3 को लेकर आएंगे तो Q1 के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, Q2 के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, अगर ये सब के सब समान प्रकृति के हैं। तो अब हमारे पास इसी तरीके से इसका सूत्र हम बनाएंगे कि Q1 और Q2 को जब हम लेते हैं तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो इसी प्रकार का ये फॉर्मूला बन जाएगा कि Q1 Q2 बटा दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैं मान लेता हूं R12 है, यहां पर R23 है, यहां पर R13 है। तो 1 और 2 का आप एक बार जोड़ा बनाइए, तो इसके लिए R12। अब 1 और 3 का कॉम्बिनेशन कीजिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q3 बटा R13। अब शेष बच गया 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, तो इसका फॉर्मूला हो गया K Q2 Q3 बटा R23। ये तीन बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें इस सूत्र में कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता है। दो बिंदु आवेशों का फॉर्मूला है, दोनों आवेश दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों आवेश इन दोनों के बीच की दूरी ये वाला, ये दोनों आवेश इन दोनों के बीच की दूरी ये वाला आवेश, ये दोनों आवेश इन दोनों के बीच की दूरी। तीसरा पॉइंट हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अगर चार आवेश हो तो पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, पहले का चौथे के साथ।
दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन हम बनाते जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप यहां पर ये देख सकते हो कि 1 को हम प्रारंभ में लाएं, 3 को बाद में लेकर आए, तो हमारे पास 1 और 3 हो सकता है। एक प्रक्रिया यह भी हो सकती है कि हम प्रारंभ में Q3 आवेश को लेकर आए और Q1 को बाद में लेकर आए, तो यहां पर R31 हो सकता है। यानी ये जो पार्ट है वो दो प्रकार से बन सकता है, 1 पहले 3 बाद में, 3 पहले 1 बाद में, 2 पहले 1 बाद में, 1 पहले 2 बाद में। यानी जो सूत्र हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो 2 बार रिपीट हो सकता है, लेकिन हम इसको सिर्फ एक ही बार यूज कर रहे हैं। यानी यहां पर 1 2 2 1 का जोड़ा बन सकता है, 2 3 3 2 का बन सकता है, 1 3 3 1 का बन सकता है, लेकिन फॉर्मूले में हमने सिर्फ एक ही बार यूज किया है। इस प्रकार से अगर हमारे पास अनेक आवेश हो तो हर दो जोड़े का जो युग्म है वह 2 बार रिपीट हो सकता है, लेकिन सूत्र में हम एक ही बार यूज कर रहे हैं। इसलिए फाइनल जो हम ये एक सूत्र लिखने वाले हैं कि n आवेशों का एक निकाय हो, तो उस समय फाइनल हमारे पास में कितना होगा, तो 2 बार जोड़े यूज न करके हम एक ही बार यूज कर रहे हैं, तो आधा यूज कर रहे हैं, तो उसके फाइनल फॉर्मूले के आगे हम 1/2 लगाने वाले हैं। तो फाइनल हमारे पास इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसको मैं दर्शा देता हूं, n आवेशों के निकाय के कारण, n आवेशों के निकाय की ऊर्जा, कौन सी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, U बराबर n है तो सबका हम टोटल कर देंगे, इस प्रकार का जोड़ा बनेगा, इस टाइप के बनते जाएंगे। तो हमारे पास 1/2, क्योंकि 2 बार यूज नहीं, एक ही बार हम उस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास में देखिए K को मैं कर देता हूं बाहर, यहां पर Q, यहां पर दूसरा Q और यहां पर R, यहां पर 1 2 1 3, तो इसका मतलब यहां पर मैं लगा देता हूं I, दूसरा लगा देता हूं J, यहां पर 1 2 1 3 2 3 सबके सब नंबर चेंज हो रहे हैं, इसलिए यहां पर I और J लगा देता हूं। I का जो मान है वो 1 से चालू है, ऐसे ही J का जो मान है वो भी 1 से चालू है, और कहां तक जा रहा है, N तक। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, I और J है, I और J है। अगर मैं I और J का मान 1 मान लेता हूं तो देखो कैसे बनेगा, 1 1 2 2 3 3, ऐसा भी रूप बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, एक आवेश के साथ दूसरा आवेश हमारे को प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर I और J एक से चालू हो सकते हैं, लेकिन ये कभी I और J हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगर I का मान आपने 1 रखा है तो J का मान 2 से लेके बाद वाले नंबर होंगे। अगर I का मान 2 है तो J का मान 2 के अलावा कुछ भी होगा। ये हमारे पास वो फॉर्मूला है जब n आवेशों का युग्म यूज किया गया है। नोट कीजिए फिलहाल आप इसको यहां तक। फिर हम यहां पर नेक्स्ट हल करते हैं पॉइंट नंबर 8, यानी आवेशों के निकाय की ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, लेकिन अब की बार बाह्य वैद्युत क्षेत्र पहले से ही मौजूद है। इस टॉपिक में वैद्युत क्षेत्र नहीं था, इसका मतलब जब फर्स्ट वाले आवेश को हम लेकर आए तो उसको लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा। इसी प्रकार से यहां पर फर्स्ट आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं। तो नॉर्मली हम वहां पर किसी भी आवेश को लाते हैं तो कोई वर्क नहीं होगा। अब पहले से ही वहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो सबसे पहले जिस आवेश को लेकर आएंगे तो उस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 8 हमारे पास में आ जाता है, आवेशों के निकाय की ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, लेकिन वो कब की स्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की पॉइंट में। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहां तो पहले ही आवेश को लाने में कार्य करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 में यूज कर लेता हूं, एकल आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एकल आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो अब हमारे पास में है, किसी एकल आवेश को अगर हम अनंत से लेकर आते हैं वैद्युत क्षेत्र में तो हमें वहां पर कार्य करना पड़ेगा बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो इसका मतलब है कि वहां पर पहले से विभव मौजूद होगा। तो यहां पर V बराबर हमारे पास में है W/Q। तो ये जो W है वही हमारे पास जो एकल आवेश को लाने में किया गया कार्य है, यही किसके बराबर होगा, ऊर्जा के। तो U बराबर हो जाएगा V और Q के बराबर। यहां पर U बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आवेश और वहां का विभव। वहां जिस बिंदु पर हम मान ज्ञात करना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पर कोई पहले से वैद्युत क्षेत्र है, यहां पर इस बिंदु पर ज्ञात करना चाहते हैं, इस बिंदु का स्थितिज सदिश मान लीजिए R वेक्टर है, P बिंदु है, तो इस P बिंदु पर पहले से ही विभव हमारे को पास मौजूद है, तो इसको मैं दर्शा देता हूं VR वेक्टर से। कहने का मतलब ये जो विभव है वो दूरी पर निर्भर है, स्थितिज सदिश अगर बदलेगा तो इसका विभव का मान भी बदल जाएगा विद्युत क्षेत्र के कारण। नेक्स्ट हमारे पास में है कि अब अगर एक आवेश नहीं बल्कि 2 आवेशों का निकाय हम बनाना चाहते हैं,
तो हमारे पास यही पॉइंट हम ऐसे लेते हैं कि एक हमारे पास बिंदु है ये, यानी हम सबसे पहले इस बिंदु पर यानी P1 बिंदु पर एक आवेश को लेकर आते हैं, फिर दूसरे आवेश को लेकर आते हैं बिंदु P2 पर। यहां पर इस P1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, इसका R2 वेक्टर है, तो इस बिंदु पर विभव V1 हो जाएगा, इस बिंदु पर जो विभव है वो V2 हो जाएगा। और एक हमारे पास दोनों आवेश ये बन चुके हैं। इसका मतलब जब दूसरे आवेश को हम लेकर आएंगे Q2 को, तो Q2 आवेश को लाने में हमें दो कार्य करने पड़ेंगे, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध और एक पहले से जो आवेश आ चुका है उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, अगर समान प्रकृति के हैं तो। अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो दूसरे आवेश को जब हम लेकर आएंगे तो वहां पर लाने में हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पहले जो आवेश है वो खुद ही वहां पर कार्य करने लग जाएगा, यानी वैद्युत बल वहां पर काम करेगा। तो यहां पर हमारे पास में दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ये। पहले एक आवेश की बात करते हैं, तो आवेश पहले वाला Q1, उसके कारण विभव V1, यहां पर स्थिति सदिश R1 वेक्टर। फिर जब हम बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरे आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की वजह से ये फॉर्मूला आ जाएगा Q2 V2 R2 वेक्टर। प्लस में दूसरे आवेश को जब लेकर आते हैं तो पहले वाले आवेश के कारण भी वहां पर ऊर्जा होगी, यानी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा दोनों आवेशों की वजह से। ये वो फॉर्मूले हैं जब हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है उसकी वजह से। तो फाइनल फॉर्मूला हो गया K Q1 Q2 बटा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, K Q1 Q2 बटा R जो है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जब दो आवेशों का निकाय का निर्माण हम कर रहे हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में। फॉर्मूला नंबर 8 तक कर लीजिए आप इसको नोट। फिर नेक्स्ट में देखते हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम घुमाते हैं तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, और उस इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। नोट कीजिए फिलहाल फॉर्मूला नंबर 8 तक, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है फॉर्मूला नंबर 9, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में किया गया कार्य। यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है, उसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको उसमें मूवमेंट करवाएं यानी उसको घूर्णन करवाएं, तो घूर्णन कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला हमें यहां पर ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमारे पास कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही मौजूद है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मौजूद है, फिर यहां पर ये कुछ इस प्रकार से अगर इसको हम घूर्णन गति करवाते हैं, जो कि एक तरह से इसके ऊपर बलाघूर्ण लगता है, उस बलाघूर्ण की वजह से यहां पर घूर्णन गति हो इसमें होगी, क्योंकि समरूप वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल तो यहां पर टोटल 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इसलिए वो स्थानांतरित संतुलन अवस्था में रहेगा। लेकिन यहां पर बलाघूर्ण प्राप्त होगा और उस बलाघूर्ण की वजह से यहां पर कार्य होगा, तो उसका जो सूत्र है वो हमारे पास में है W बराबर PE ब्रैकेट में आ जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। यहां पर θ1 वो है जो यहां पर प्रारंभ में कोण θ1 पर घूमता है, तो लास्ट हमारे पास में कोण कौन सा है θ2, θ1 से θ2 तक यहां पर ये इलेक्ट्रिक डायपोल घूमता है। यहां पर कुछ कंडीशन हम निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि यदि θ1 बराबर 0 डिग्री हो, कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल पहले इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश ही था, तो θ1 जो है ये बन रहा है, ये हमारे पास पहले से 0 होगा। फिर किसी दूसरे एंगल तक हम लेके जाते हैं, यानी θ1 बराबर 0 डिग्री है और θ2 बराबर कोई कोण θ है, तो इस स्थिति में यहां पर जो कार्य है उसका फॉर्मूला हो जाएगा PE, जहां P जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, यानी P बराबर है दोनों आवेशों में किसी एक का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और E जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हमारे पास में cos θ1 की जगह मैं 0 डिग्री रखूंगा तो 0 डिग्री, और यहां पर cos θ कोई एंगल है, तो हमारे पास W बराबर हो जाता है PE1 माइनस cos θ, cos 0 का मान 1 होता है। ये हमारे पास वो सूत्र है जब इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण पर जब घूर्णन गति करता है तो कितना कार्य होगा। नेक्स्ट हमारे पास में कंडीशन ले लेते हैं, इसी में अनेक कंडीशन बन जाती हैं। θ1 जो है वो तो 0 डिग्री ही है, उसके बाद में अगर ये जो कोण है इस कोण का मान लीजिए 90 डिग्री है, यानी ये 0 से लेकर अगर लंबवत पोजीशन पे चला जाता है
तो उस स्थिति में कार्य का जो मान होगा वो हमारे पास होगा, यहां पर पीई होगा 1 है और कोस कितना डिग्री 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो उस स्थिति में तो W बराबर हो जाएगा पीई। ये वो फॉर्मूला है जब इलेक्ट्रिक डायपोल साम्य अवस्था से 90 डिग्री पर घूमता है। अब अगर वो मान लीजिए 0 डिग्री है, थीटा का जो मान है वो आपके पास में 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो इस स्थिति में कार्य बराबर जो है वो पी ई आ जाएगा, यहां पर 1 और कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, -1 आप यहां रखोगे तो ये प्लस का बन जाएगा। फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा 2PE। ये हमारे पास वो कार्य है जब इलेक्ट्रिक डायपोल इस प्रकार से मूवमेंट कर देता है, पूरा का पूरा विपरीत दिशा में घूम जाता है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये है पॉइंट नंबर 9 कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम अनंत से लेकर आए और इसमें रखें और फिर इसको घूर्णन गति करवाएं, तो उस स्थिति में कितना कार्य होगा या उस समय कितनी ऊर्जा रहने वाली है। तो फॉर्मूला नंबर हो गया हमारे पास में 10 बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है हल करने पर वो हमारे पास में आ जाता है U बराबर -PE cos थीटा। U बराबर है -PE cos थीटा। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा -P वेक्टर डॉट E वेक्टर, P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये सदिश है, ये सदिश है, थीटा जो है इन दोनों के बीच का कोण है। यहां पर भी आप अलग अलग कंडीशन लगा सकते हो। अगर थीटा का मान 0 डिग्री है यानी दोनों एक ही दिशा में है, तब ऊर्जा का जो मान है वो होगा -PE और ये इसकी स्थायी संतुलन अवस्था होती है। जब इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है तब। यदि यहां पर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री, तब हमारे पास U का जो मान है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह आप 90 रखोगे, cos 90 का मान 0। थर्ड कंडीशन हमारे पास में है कि अगर 180 डिग्री हो यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में सेट हो, उस स्थिति में 180 जब रखोगे माइनस का माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा PE। ये हमारे पास अस्थायी संतुलन अवस्था, ये हमारे पास में स्थायी संतुलन अवस्था। फॉर्मूला नंबर 10 अब अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम यहां पर बढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे वैद्युत धारिता वाले टॉपिक को। तो फॉर्मूला नंबर 11 जो है वो हमारे पास में पहले है वैद्युत परिवर्ती। यहां पर इसको दर्शाया जाता है काई से और इसका जो फॉर्मूला है वो है काई बराबर P वेक्टर बटा E वेक्टर। P वेक्टर जो है यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं है, बल्कि एकांक आयतन में उस पदार्थ का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसको ध्रुवण सदिश कहते हैं। यानी ये P वेक्टर जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बटा आयतन, इसका फॉर्मूला है, यानी Q इंटू 2A वेक्टर और बटा में क्या आ गया V यानी आयतन। ये है ध्रुवण सदिश और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनका जो अनुपात होता है वो होता है वैद्युत परिवर्ती के बराबर। नेक्स्ट में अब हम यहां पर देखेंगे इस चैप्टर का सेकंड भाग यानी कैपेसिटेंस, चालक की धारिता के बारे में। तो नोट कीजिए आप फॉर्मूला नंबर 11 तक। फिर हम यहां पर देखेंगे चालक की धारिता क्या होगी, उसका सूत्र क्या होगा, क्या संधारित्र होगा, संधारित्र का संयोजन क्या होगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, सब कुछ जानेंगे इसके बाद में। नोट कीजिए फिलहाल आप यहां तक, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। फॉर्मूला नंबर 12 सूत्र हमारे पास में है धारिता का और इसको दर्शाते हम C से। किसी चालक की धारिता जो होती है उसका मतलब है कि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए जितने आवेश की जरूरत होती है उस आवेश की मात्रा को ही उस चालक की धारिता कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के फॉर्मूले के साथ साथ हम इन सभी भौतिक राशियों की परिभाषाओं को भी समझ रहे हैं और साथ में हम इसका जो बेसिक है उसको भी कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। इसलिए वीडियो आपका लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन परिभाषाएं प्लस में सूत्र सब कंप्लीट आपके हो रहे हैं। यहां पर हमारे पास धारिता का जो सूत्र है वो हमें कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, क्योंकि C
का जो मान है वो हमें मिलेगा Q बराबर CV होता है, और C हमें प्राप्त होता है Q बटा V से। ये वो सूत्र है जिसके द्वारा हम चालक की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। आवेश बटा विभव है, यानी मात्रक इसका जो है वो कूलाम प्रति वोल्ट होगा, जो कि आपके फेरेड के बराबर हो जाता है। फेरेड एक बड़ा मात्रक होता है, इसलिए इसके छोटे मात्रक काम में लिए जाते हैं। माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड, ये काम में लिए जाते हैं। यहां पर अगर किसी गोलीय चालक की हम बात करें तो हमारे पास में गोलीय चालक के लिए अगर धारिता का फॉर्मूला हो, गोलीय चालक की धारिता, यानी गोला कोई हमारे पास में हो, चालक की धारिता, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में आ जाता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R। यहां से ये समझ में आता है कि C जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसकी रेडियस के। यानी किसी चालक की साइज को बढ़ाया जाए तो उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। और नेक्स्ट हम यहां पर बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 13 पे, और वो हमारे पास में है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर पट्टी का भी बोल सकते हो, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की धारिता। संधारित्र जो है एक ऐसा उपकरण है जो कि चालक के आकार को बढ़ाए बिना विभव को कम करके धारिता बढ़ाया जाता है उसके द्वारा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में एप्सिलॉन नोट A बटा D। A जो है वो पट्टिकाओं का क्षेत्रफल है, और D जो है वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ये D हो गया, और ये हमारे पास इनका क्षेत्रफल हो गया। इन पर जो आवेश होता है वो बराबर मात्रा का होता है, प्रकृति जो है वो विपरीत होती है। तो इस प्रकार से ये जो दो आवेशित प्लेटों का निकाय बनेगा, उपकरण बनेगा, उसको संधारित्र हम बोलते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पर अगर हम माध्यम में ज्ञात करना चाहिए, माध्यम में धारिता कितनी होगी, तो यहां पर आपको पता है एप्सिलॉन नोट की जगह आप लगा दीजिए एप्सिलॉन। तो यहां पर फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, एप्सिलॉन, यहां पर A, यहां पर D। हम जानते हैं कि अब आप एप्सिलॉन की जगह क्या करोगे, एप्सिलॉन नोट निर्वात के लिए, और एप्सिलॉन R प्रावैद्युतांक, यहां पर A बटा में आ गया D। यहां से एप्सिलॉन R को कर देता हूं मैं बार, एप्सिलॉन नोट A बटा D, फाइनल एप्सिलॉन R और C, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इसके बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि CM बराबर हो गया एप्सिलॉन R और C। यहां पर किसी माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वो निर्वात की धारिता की एप्सिलॉन R गुना होती है, क्योंकि एप्सिलॉन R का मान 1 से ज्यादा होता है। अभी हमने विभव वाले पॉइंट में देखा था। तो अब 1 से बड़ा मान जो है वो C से गुणा हो रहा है, तो गुणा होने पर मान बढ़ेगा, इसका मतलब CM का मान बढ़ने वाला है। तो यहां पर माध्यम में धारिता जो है निर्वात वाली धारिता से अधिक होगी। जबकि इससे पहले वाले भागों में हमने देखा है कि वैद्युत बल माध्यम में घटता है, वैद्युत विभव माध्यम में घटता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम में घटती है, लेकिन कैपेसिटी जो है वो हमारे पास माध्यम में बढ़ती है। तो जब भी हम किसी संधारित्र की धारिता बढ़ाना चाहते हैं, एक तो पॉइंट हमारे पास है कि उसकी साइज बढ़ाएं, तब हम उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं, जो कि व्यवहारिक है नहीं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक ये है कि अगर हम वहां पर कैलकुलेशन माध्यम में करें तब भी उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में अब है संधारित्रों का संयोजन, यानी फॉर्मूला नंबर 14, संधारित्रों का संयोजन, और फिर संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्रों का संयोजन। दो प्रकार से संधारित्रों को हम जोड़ सकते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। मान लीजिए हमारे पास 3 संधारित्र है, तो 1/CS तुल्य धारिता, C1, C2, C3, S हमारे पास सीरीज के लिए है। अगर मान लीजिए n संधारित्र हमारे पास में है, तब तुल्य धारिता 1/CS, C1, C2, C3 प्लस डॉट डॉट n संधारित्र हो। थर्ड कंडीशन, यदि C1 बराबर C2 है, C3 के बराबर है डॉट डॉट, n संधारित्र है, सबकी धारिताएं बराबर हैं, तब तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, 1/CS बराबर 1/C, 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 डॉट डॉट चलता जाएगा। तो ये जो मान है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चल रहा है, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, n बार, बटा में कितना C, तो फॉर्मूला 1/CS n बटा C, यानी CS बराबर C बटा n। यहां से ये समझ में आ रहा है कि अगर संधारित्र जो है उनकी धारिताएं बराबर हैं, अनेक संधारित्र आपके जुड़े हुए हैं, तो उनकी तुल्य धारिता का जो मान है वो एक धारिता के मान से कम प्राप्त होने वाली है, क्योंकि एक धारिता के मान में यहां पर भाग लग रहा है किसका, n का। यहां से क्लियर है CS लेस देन होगा किससे, C से। ये हमारे पास में आ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन संधारित्रों के लिए। सेकंड पॉइंट हम यहां पर लिख लेते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन।
पहले समांतर क्रम यूज किया जाता था जिसको कि पार्श्व क्रम बोलते हैं, यानी साइड से जोड़ना, समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्रम संयोजन। ये हमारे पास में आ जाता है सीपी यानी पैरेलल के लिए 1 2 3, 3 संधारित्र हो तब की कंडीशन। नेक्स्ट अगर n संधारित्र हो तो सीपी बराबर C1 C2 C3 प्लस डॉट डॉट। नेक्स्ट उसी प्रकार से यदि सभी संधारित्रों की धारिताएं बराबर हो तब हमारे पास यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर डॉट डॉट, इसलिए CP बराबर हमारे पास पहले की धारिता C, दूसरे की, तीसरे की प्लस चलता जाएगा, तो ये मान 1 2 3 डॉट डॉट कितनी बार रिपीट हो रहा है, n बार, और साथ में क्या है C, तो फाइनल CP बराबर NC, यानी तुल्य धारिता जो है वो एक संधारित्र की धारिता की n गुना होगी, यानी धारिता का मान अब जो है तुल्य धारिता का जो मान है वो अब बड़ा होगा किसी एक संधारित्र की धारिता से। अगर मान लीजिए संधारित्रों की तुल्य धारिता बढ़ानी हो तो उनका कॉम्बिनेशन आपको पैरेलल में करना है। अगर उनकी कैपेसिटेंस का मान डाउन करना है तो आप उनका संयोजन किस में करोगे, श्रेणी क्रम संयोजन में। ये हमारे पास में पॉइंट नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है, और अब हमारे पास में पॉइंट नंबर 15 वो है संधारित्र की प्लेटों के मध्य यानी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। पॉइंट है समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। 3 प्रकार से इसका सूत्र बन जाता है। U बराबर, एक सूत्र है 1/2 Q² बराबर में दूसरा फॉर्मूला है उसको आप अलग से लिख लेना, वो हमारे पास में है 1/2 CV², यानी धारिता और विभवांतर के रूप में। तीसरा जो फॉर्मूला है 1/2 QV, यानी आवेश और विभवांतर के रूप में। 3 फॉर्मूले हैं। U बराबर 1/2 Q²/C, आवेश और धारिता के रूप में। दूसरा फॉर्मूला है 1/2 CV², धारिता और विभवांतर के रूप में। तीसरा है आवेश और विभवांतर के रूप में। नेक्स्ट इसका जो लास्ट फॉर्मूला है जिसको हम इसका ऊर्जा घनत्व कहते हैं उसको हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। ऊर्जा घनत्व बराबर होता है U बराबर टोटल ऊर्जा बटा आयतन, और इसका फॉर्मूला निकल के आया था 1/2 ε0E²। कंप्लीट हो जाते हैं अब आपके पास में चैप्टर नंबर 2 के सभी सूत्र। तो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए आप चैप्टर नंबर 2 के सभी सूत्र जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 के सभी सूत्र जो हैं प्लेलिस्ट में स्टोर हैं, वहां पर ही ये वाले भी आपके स्टोर हो जाएंगे। तो एक प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के फिलहाल 2 चैप्टरों के सूत्र आपको मिल जाएंगे। एक छोटी नोटबुक आप बना लीजिए, उनमें आप नोट कीजिए ताकि न्यूमेरिकल जब आप हल करें तो सभी सूत्र आपके पास में हो। याद कीजिए, उनको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे फॉर्मूला चैप्टर नंबर 3 के। तब तक के लिए धन्यवाद।